हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान है उसके नए वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए कक्षा 10 के विज्ञान की पढ़ाई भी हम इस चैनल पर करेंगे। तो हमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने जो सिलेबस कम किया है, कुछ पाठों को हटाया है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम केवल उन्हीं टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं, जो पार्ट हटा दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो आज से हम कक्षा 10 के विज्ञान के वीडियो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपन पहला लेसन, विज्ञान का भोजन और मानव स्वास्थ्य से। तो इसमें जो संशोधित और नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो उसके हिसाब से ही हम अध्ययन करेंगे। तो अपने इस चैनल को आप रोजाना देखते रहें और जो भी वीडियो आते हैं उनको अपने कॉपी में उनको लिखते रहें। तो शुरू करते हैं अपन पहले लेसन को, पार्ट नंबर 1 को, भोजन और मानव स्वास्थ्य को। तो देखिए, भोजन पहले अपन लेते हैं। भोजन क्या होता है या भोजन की प्रक्रिया क्या है या इससे संबंधित जो भी टॉपिक अपने पाठ के अंदर है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है पोषण। ये शब्द आपको सबसे पहले दिखाई देगा। तो पोषण का अंग्रेजी में कहते हैं इसको न्यूट्रिशन। तो पोषण होता क्या है? तो हम जानते हैं कि जो जीव होते हैं, विभिन्न जीवों में ऊर्जा व जो भोजन सामग्री होती है, या जीवों में ऊर्जा और शरीर निर्माण करने के लिए भोजन सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया या ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर है वो बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकता और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से। तो जितने भी जीव है, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, उनको ऊर्जा प्राप्त करने और उनका शरीर का निर्माण करने में हम देखते हैं कि जीव का शरीर है वो बढ़ता रहता है, उसका नए नए कोशिकाएं बनती रहती है। तो हर कोई जीव क्या करता है, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर का निर्माण करने के लिए कुछ भोजन सामग्री ग्रहण करता है। तो वो जो भोजन सामग्री ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम पोषण कहते हैं। जिसमें वो भोजन लेता है, फिर उसको अपने शरीर में पचाता है, फिर उसका अवशोषण करता है, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, फिर अपने शरीर का निर्माण करता है। तो ये हो गई पोषण। अब हमारे भोजन में जो हमारा भोजन होता है, उस भोजन में जो रासायनिक अवयव पाए जाते हैं, रासायनिक घटक कह दो चाहे आप, घटक या इसको अपन कहते हैं अवयव पाए जाते हैं, जिन्हें पोषक कहते हैं। अब हमारे भोजन में कुछ रासायनिक घटक पाए जाते हैं, उनको हम पोषक कहेंगे। जैसे वो कौन कौन से पोषक होंगे? जैसे वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। हम भोजन में ये लेते हैं: वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा ले ली हमने, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, विटामिन ले ली, एक अपन रह गया प्रोटीन, खनिज लवण, इसके अलावा जो जल होता है, पानी आदि। ये हमारे भोजन के रासायनिक घटक या अवयव होते हैं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 4 वो कार्बनिक होते हैं, बाकी ये 2 अकार्बनिक होते हैं। तो ये हमारे भोजन के आवश्यक घटक होते हैं, अवयव पाए जाते हैं। तो अब इस आधार पर देखिए हम भोजन को किस तरह से लेंगे। अगर ये सभी भोजन में उपस्थित है, ये सभी घटक, तो हम उसको कहेंगे संतुलित भोजन। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी है या इससे एक से ज़्यादा की भोजन में कमी है या अधिकता है, तो हम उसको कहेंगे असंतुलित भोजन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपन संतुलित
भोजन की। ये अपना टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पर। अब संतुलित भोजन, जैसे बैलेंस्ड फूड, संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब क्या है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं। अर्थात क्या परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक या जरूरी आवश्यक घटक मौजूद होते हैं। जैसे कौन कौन से? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण व जल। तो ये परिभाषा हो गई, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन कहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक मौजूद होते हैं। ये 6 आवश्यक घटक है: वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 घटक मौजूद होने चाहिए हमारे भोजन में। अगर इनमें से एक की भी कमी है या एक से ज़्यादा की कमी है तो हम उसको संतुलित भोजन नहीं कहेंगे। या इनमें एक किसी की बहुत ज़्यादा दिखता है तो भी हम उसको संतुलित भोजन नहीं कहेंगे। यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक मौजूद हों, जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल, इसे संतुलित भोजन कहते हैं। ये सभी भोजन में उचित, या हम ये कह सकते हैं उचित मात्रा या संतुलित मात्रा, या हम कहेंगे अनुपात में मौजूद रहते हैं। मतलब इनकी मात्रा है वो उचित मात्रा होनी चाहिए, जितनी हमारे शरीर को चाहिए उतनी ही, या इनकी जो मात्रा या अनुपात होता है वो संतुलित होता है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा हो, वो सब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अपन कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं, या प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दूसरा हम कम खा रहे हैं। मतलब इनकी छहों का जो अनुपात है वो भी उचित मात्रा में होना चाहिए, तब हम उनको संतुलित भोजन कहेंगे। अब संतुलित भोजन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके क्या क्या लाभ है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन, उसके लाभ, तो हम नया टॉपिक ले लेते हैं। संतुलित भोजन करने के क्या क्या लाभ होते हैं? अगर कोई व्यक्ति लगातार संतुलित भोजन करता है तो उसके शरीर को बहुत फायदे होने वाले हैं। तो पहला लाभ क्या होगा? इससे हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य वो अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। शरीर में रोग नहीं होते, शरीर में रोग नहीं होते हैं। तीसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम क्या कहेंगे? रोगों से लड़ने की क्षमता। अरे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिससे कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसको नष्ट कर देता है। तो जो उसे कहते हैं अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, वो मजबूत बनती है, मजबूत बनती है। तीसरा ये लाभ हो गया। चौथा लाभ ये है कि हमारा शरीर, मान लीजिए स्वास्थ्य अच्छा है, रोग भी नहीं होते हैं, तो हमारा शरीर है वो मजबूत बनता है। नेक्स्ट आप इस लिख सकते हैं कि इससे हमारा जो दिमाग है वो तेज चलता है, वह स्वस्थ रहता है। हमारा जो माइंड है वो अच्छा चलेगा और हम वो स्वस्थ भी रहेगा, तो हम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे और हमें हमारी जो याददाश्त है वो भी अच्छी रहेगी। शरीर में शरीर में रोग नहीं होगा, अर्थात निरोगी होगा। शरीर है वो
लंबे समय तक अच्छा कार्य करता रहता है, थकान नहीं होती। तो ये और भी आप कार्य लिख सकते हो कि इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे शरीर में रोग नहीं होते हैं, हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता वो मजबूत बनती है, शरीर मजबूत बनता है, हमारा दिमाग तेज चलता है, दिमाग हमारा स्वस्थ रहता है, शरीर लंबे समय तक अच्छा कार्य करता है, थकान नहीं होती है और हम जो भी दैनिक कार्य करते हैं उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम हमारे जो दैनिक कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ये संतुलित भोजन के कई लाभ होते हैं। अब बात आती है, अगर कोई व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करता है तो क्या होता है? तो तब स्थिति आती है कुपोषण की। ठीक है, तब स्थिति किसकी आएगी? कुपोषण की स्थिति आएगी। तब हम कहेंगे, अब आएंगे हमारे कुपोषण। कु का मतलब होता है बुरा, पोषण का आपको हमने समझा दी है। तो बुरा पोषण का मतलब क्या है? तो कुपोषण होता है कि जब लंबे समय तक, एक दो दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब लंबे समय तक मतलब असंतुलित भोजन, संतुलित नहीं, लंबे समय तक कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करने, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन ग्रहण करने की स्थिति में होता है, तब इसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कहते हैं। तो संतुलित भोजन, तो ये परिभाषा आएगी यार। असंतुलित भोजन किसे कहेंगे? जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक मौजूद नहीं हो। तो ये भी याद रखिएगा, असंतुलित भोजन किसे कहेंगे हम? असंतुलित भोजन किसे कह देंगे? असंतुलित भोजन जिसमें ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक मौजूद नहीं होते हैं। इनमें छहों में से कोई ना कोई घटक की कमी होती है, तब हम उनको असंतुलित भोजन कह देंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन ग्रहण करता है तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? कुपोषण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से कुपोषण होता है। ये कुपोषण हो गया। अगर कोई लंबे समय तक संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, असंतुलित भोजन कर रहा है, तो उससे उसको क्या होने लग जाएगा? कुपोषण होने लग जाता है। अब ये कुपोषण में देखो, इसकी कई तरह के कुपोषण भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण, अल्प पोषण में क्या होता है कि इसमें जो भोजन के जो घटक होते हैं ना, उसकी कमी हो जाती है। तो जब कमी या जब इसमें अल्प यानी होता है कम, अल्प यानी होता है कम, जब भोजन में किसी घटक की कमी होती है तब उसको अल्प पोषण कहेंगे। और एक होता है अति पोषण। अति पोषण, अति का मतलब होता है ज़्यादा। इसमें क्या होगा? जब भोजन में किसी घटक की अधिकता होती है, अधिकता होती है। तो मतलब ये है कि असंतुलित भोजन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ये सभी भोजन, जो भोजन के घटक है वो मौजूद नहीं हो, या इनका अनुपात है वो सही नहीं हो, इनकी मात्रा उचित नहीं हो, तब हम उसको असंतुलित भोजन कह देंगे। तो असंतुलित भोजन अगर कोई लंबे समय तक कोई व्यक्ति करता है तो उससे कुपोषण की स्थिति आती है, उसको कुपोषण हो जाता है। अब कुपोषण भी दो तरह का है मुख्यतः।
कि यदि भोजन में किसी घटक की कमी है तो अल्पपोषण होगा, और किसी घटक की अधिकता है तो उसको अतिपोषण होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति वसा ज़्यादा खाता है तो उसको क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, उसको क्या हो जाएगा, मोटापा। तो ये भी एक कुपोषण की स्थिति होती है। तो नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो सिलेबस में वो कौन कौन से कुपोषण दिए गए हैं, तो हम उन कुपोषणों की बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर कुपोषण के बारे में मुख्यतः 3 कुपोषण दिए गए हैं। तो कुपोषण के प्रकार, जैसे एक तो है विटामिन, पहला है विटामिन कुपोषण, कि विटामिन की कमी से कौन कौन सा हो रहा है। दूसरा पढ़ेंगे अपन खनिज लवण कुपोषण। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे अपन प्रोटीन कुपोषण। सबसे ज़्यादा अगर कुपोषण की स्थिति आती है तो या तो विटामिन की आती है, या खनिज लवणों की आती है, या प्रोटीन के कारण होता है। तो इन तीनों को अपन पढ़ने जा रहे हैं। 3 प्रकार अपन पढ़ेंगे, प्रोटीन विटामिन का कुपोषण, खनिज का लवणों का कुपोषण, या प्रोटीन का कुपोषण। तो सबसे पहला अपन पढ़ लेते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग व उनके लक्षण। कई बार परीक्षा में सीधा सीधा आ जाता है कि विटामिन कुपोषण से हम कह रहे हैं कि अगर कुपोषण होगा तो कोई ना कोई रोग होगा व्यक्ति के अंदर, और उस रोग के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो कुपोषण की स्थिति में क्या होता है, तो व्यक्ति जब संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो कई शरीर में कई तरह के रोग होने लग जाते हैं। तो वो अपन यहाँ पर पहले विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लेते हैं विटामिन ए ले लेते हैं। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। अब इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से एक रोग होता है, मतलब इधर तो ले लेते हैं अपन विटामिन, और इधर ले लेते हैं कमी से होने वाला रोग, और इधर ले लेते हैं इस रोग के लक्षण। तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है रतौंधी। और इस रतौंधी में क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता। इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता है। तो इसमें व्यक्ति में ये दिखाई होता है कि जैसे ही रात होती है उसको दिखाई देना कम हो जाता है, और धीरे धीरे नेत्र है वो सूखने लग जाते हैं, दिखाई देता है, और नेत्र है वो सूखने लगते हैं। दूसरा विटामिन जो आपकी किताब में दिया गया है वो विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या नाम है इसका, बी1 का थाइमीन। इससे एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी, ये याद रखिएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। बी1 से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, एक का नाम रेटिनोल और बी1 का नाम थाइमीन। तो इस बेरी में क्या होता है, इससे व्यक्ति की जो पेशियां होती है, पेशियां और जो तंत्रिकाएं होती है, पेशियां व तंत्रिकाएं वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति को थकान होने लगती है, चल नहीं सकता। व्यक्ति चल नहीं सकता, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं बी1 के, कि हमारी जो पेशियाँ और तंत्रिकाएं हैं उस व्यक्ति की कमज़ोर हो जाती है, उसको थकान होने लगती है, वो चल नहीं सकता और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है। तीसरा जो विटामिन अपन पढ़ेंगे वो है विटामिन बी3।
विटामिन जो B3 है इसका नाम है निएसिन, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? निएसिन, विटामिन B3 का। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं पेलेग्रा, याद रखिएगा। B3 की विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग होता है। इसमें इसके इसके इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो जो पेलेग्रा है इसमें क्या होता है कि जो एक तो मुख में घाव हो जाते हैं, मुख में घाव होने लगते हैं उस व्यक्ति के, जो मुख होता है उसमें घाव होने लगते हैं। जीभ जीभ होती है, उस जीभ पर पपड़ी जम जाती है, और उसकी जो त्वचा होती है, त्वचा वो जैसे को जली हुई हो, त्वचा पर लाल पपड़ियाँ पड़ जाती है, मुंह में घाव होने लगते हैं, जीभ पर पपड़ी जमा हो जाती है और त्वचा पर लाल पपड़ियाँ पड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेग्रा। क्या कहेंगे उसको? प्लेग्रा। मुंह जीभ पर पपड़ी या घाव हो जाते हैं, मुख में घाव का मतलब है छाले। मुख में घाव का मतलब क्या होता है? कि छाले होने लगते हैं। चौथा जो विटामिन अपन पढ़ने जा रहे हैं, विटामिन B3 के बाद में हम पढ़ेंगे विटामिन B12। विटामिन B12, इस B12 का नाम याद रखिएगा। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ये B12 क्या करता है कि ये हमारे रक्त का निर्माण करने में मदद करता है। जो B12 होता है वो जो हमारी RBC होती है, RBC उसका उत्पादन करने में सहायक है। तो अगर RBC नहीं बनेगी तो रक्त की कमी हो जाएगी, तो इसकी कमी से होता है रक्त की कमी। इस रोग को कहते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब रक्त की अल्पता, यानी रक्त की कमी हो जाती है इससे। तो इससे रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे जिसे लक्षण क्या दिखाई देंगे कि उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। उस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिसे शरीर है, अगर खून कम रहेगा तो शरीर पीला दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, शरीर पीला दिखाई देने लगता है। तो ये तो हो गया B12 की बात। अब कुछ दो विटामिन और देख लेते हैं। नेक्स्ट अपन विटामिन ले लेते हैं विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया और B12 हो गया। इसके अलावा आपकी किताब में दिया गया है विटामिन D। इस विटामिन D का जो रासायनिक नाम याद रखिएगा, उसको अपन कहते हैं कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरोल। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से जो विटामिन D है, उसकी कमी से शरीर में कौन कौन सा रोग होता है? तो उसकी कमी से रिकेट्स एक रोग होता है, रिकेट्स, ये रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है? तो इसमें ये बच्चों में होता है रिकेट्स। ये रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में। तो होगा क्या कि बच्चों की जो हड्डियां है, बच्चों की पैरों की हड्डियां वो मुड़ जाती है, कमजोर होकर मुड़ने लगती है। बच्चों की जो हड्डियां होती है कमजोर होकर मुड़ने लग जाती है, जिससे क्या होगा, उनके जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो एक आपको अगर किसी में विटामिन D की कमी, उस बच्चे के पैर देखोगे तो उसके घुटने वो पास पास दिखाई देंगे, तो उसके घुटने वो पास पास आ जाते हैं। तो ये विटामिन D की कमी से होता है कि उनके जो पैरों की हड्डियां हैं वो, हालांकि हड्डियां कमज़ोर सारी होती है लेकिन ये पैरों पर ज़्यादा दिखाई देती है,
तो उनके जो पैरों की हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाएगी और धीरे धीरे उनके जो घुटने वो पास पास हो जाएंगे, और जो उनकी जो छाती है वो भी विकृत हो जाएगी, या आप उनका शरीर देखोगे तो वो भी आपको अजीब तरह का दिखाई देगा। अगला विटामिन ले लेते हैं अपन। ये तो विटामिन था नंबर 5, ये विटामिन था नंबर 5। अब नंबर 6 और लास्ट विटामिन ले लेते हैं, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, ये याद रखिएगा। विटामिन सी, इसका नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। इसकी कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इस स्कर्वी में होता क्या है कि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो होता है, हम जो मसूड़े होते हैं उनकी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और उन मसूड़ों में खून आने लगता है। तो मसूड़ों में खून आना, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट स्कर्वी का एक लक्षण है कि उनके मसूड़ों से खून आने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उनके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं ना, उन जॉइंट में दर्द होने लगता है। जोड़ में दर्द होना, जोड़ जो होते हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो ये भी उनकी एक, इसके अलावा जैसे बच्चे को थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। थकान और कमजोरी, थकान व कमजोरी महसूस होती है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मसूड़ों में खून आना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ये रिकेट्स वो बच्चों में होता है, भी ध्यान रखिएगा। बड़ों में अलग होता है जिसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, जबकि आपकी किताब में रिकेट्स दिया गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, इसका मुख्य लक्षण है पैरों की हड्डियाँ मुड़ना। इसका मुख्य लक्षण है मसूड़ों में खून आना। और जो बाकी के जो विटामिन है, बाकी के विटामिन जैसे ये जो विटामिन है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा हो रहा है? रक्ताल्पता, यानी रक्त की अल्पता, यानी रक्त की कमी। जिसका मुख्य लक्षण है खून की कमी होना, शरीर पीला सा दिखाई देने लगता है। तो हम जब शरीर पीला दिखता है तो हम देख लेते हैं कि खून की कमी हो जाती है। विटामिन B3 की कमी से होता है प्लेग्रा। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो कई बार इसका मिलान करने वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। या ऐसा दे देते हैं कि एक तरफ विटामिन दे देते हैं और एक तरफ लक्षण दे देंगे तो मिलान करो। एक तरफ विटामिन दे दिया और एक तरफ उसमें होने वाला रोग दे दिया तो उसका मिलान करना होता है। या विटामिन दे दिया और उसका रासायनिक नाम दे दिया, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, B1 का नाम थाइमीन, B3 का नाम निएसिन, B12 का नाम साइनोकोबालामिन, विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इनके एक एक दो दो आप लक्षण भी याद रखिएगा। तो ये विटामिन की कमी, जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है तो हम कह रहे हैं कि विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं। तो अलग अलग विटामिनों की कमी से अलग अलग तरह के रोग पाए जाते हैं। तो आज के हमने वीडियो में हमने पोषण पढ़ा है, संतुलित और असंतुलित भोजन। एक बार फिर से हम फटाफट बता देता हूँ आपको कि संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक मौजूद होते हैं और ये 6 घटक होने चाहिए, उसको संतुलित भोजन कहेंगे। और ये सभी घटक उचित मात्रा में या उचित अनुपात में मौजूद होने चाहिए। अगर ये घटक उचित मात्रा में या समुचित मात्रा में उपस्थित नहीं है तो हम उसको क्या कह देंगे? असंतुलित भोजन कहेंगे। असंतुलित भोजन कह देंगे। असंतुलित भोजन का मतलब है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक है वो अपने उचित मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, तब हम उनको असंतुलित भोजन कह देंगे। संतुलित भोजन करने के लाभ हमने पढ़े हैं। अब अगर कोई व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं करता है लंबे समय तक या असंतुलित भोजन करता है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। और कुपोषण से कई तरह के रोग होने लग जाते हैं। अब कुपोषण भी 2 तरह के हो सकता है कि या तो भोजन में किसी घटक की कमी हो, भोजन में किसी घटक की कमी हो तब तो उसको अल्पोषण कहेंगे, या उसमें भोजन की किसी घटक की अधिकता हो, जैसे वसा कोई ज़्यादा खाता है तो मोटा हो जाता है या मोटापा बढ़ जाता है। तो हम अपने लेसन में विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण पढ़ रहे हैं। आज हमने पढ़ा है केवल विटामिन कुपोषण।
नेक्स्ट लेसन में अपन खनिज और प्रोटीन कुपोषण के बारे में देखेंगे। तो ये जो विटामिन वाला पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें किसी भी तरह का मिलान करने वाला या डायरेक्ट प्रश्न है पूछा जा सकता है कि निम्न विटामिनों से होने वाले रोग और उनका एक एक या दो दो लक्षण लिखिए। तो इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।